सो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन सीरीज़। ओके, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर रिवाइज करेंगे। और हालांकि मैं भी क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और आप लोगों को हो सकता हो लगे कि क्लास 12 के स्टूडेंट होने के बावजूद मैं क्यों क्लास 12 की रिवीजन सीरीज़ खुद ही क्यों लॉन्च कर रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं, मैं कोई ज़्यादा वो नहीं, मैं इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी रिवीजन होगा और साथ ही साथ आपका भी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और मेरी जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह एक जगह से देखकर नहीं पढ़ता हूँ, मैं 2-3 जगह से वेरीफाई करने के बाद अपने से मिलाकर अपने से मिक्स करके मैं पढ़ता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने, अगर आप देख सकते हैं तो मैंने लिखा है अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, ऐसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये इसलिए की जाती है क्योंकि जो है कहते हैं जो कंटिन्यूटी बनी हुई है स्पीशीज़ की जनरेशन टू जनरेशन वो बनी रहे। यानी कि इंसान है, अब इंसान अगर जो है कहते हैं अपने जैसे इंसान को अगर नहीं प्रोड्यूस करेगा तो वो आखिरी इंसान हो जाएगा और फिर उसके बाद आगे जो है कहते हैं कोई उसकी जैसी कोई स्पीशीज़ ही नहीं बचेगी। सो इट इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। का अगर एक्चुअल मीनिंग देखें तो यही है कि रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस। ह्यूमंस हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारा होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वीवी पैरस, व्हाट डू यू मीन बाय वीवी पैरस? वीवी पैरस का मतलब आपका ये है कि जो अंडे ना देते हों, जो जन्म देते हों, जो बर्थ देते हों, बर्थ गिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कॉल्ड एज वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स यू कैन ईजिली classify male and female by seeing them. Okay, so ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वीवी पैरस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इनमें ज़्यादातर प्यूबर्टी के अराउंड स्टार्ट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की। सो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सारे हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस ऐसे इस तरीके के वर्ड, फॉर्मेशन, गैमीट, एसिस वगैरह या जेनेसिस, इस तरीके के वर्ड ज़्यादातर हमारे फॉर्मेशन के लिए आते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इंसेमिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल, यानी इंसेमिनेशन, यानी कि जो सीमेन वगैरह बनता है उसको जब हम इंसेमिनेट, यानी कि फीमेल की जब वजाइना में इंसेमिनेट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट इज द 32 सेल स्टेज। अब 32 सेल स्टेज क्या है ये आप आगे जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 5 to 6 डेज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारा ब्लास्टोसिस बनता है। अब ये कैसे बनता है, कब बनता है, किससे बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, यानी जो ये ब्लास्टोसिस बना है इसका यूट्राइन लेयर, यानी यूट्राइन की कई लेयर होती हैं जैसे एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होती है, यूट्राइन लेयर, इनर यूट्राइन लेयर होती है, उसमें ब्लास्टोसिस के अटैचमेंट को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं। पार्चुरेशन हमारा स्टेप ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग को कहते हैं। ओके,
अब आइए हम फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में और सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। गैमेटोजेनेसिस, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में आपको मेन डिफरेंस पूछा जाए तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनने की प्रक्रिया को, अभी मैंने पहले बताया कि जेनेसिस या एसेस इस तरीके के वर्ड ज़्यादातर फॉर्मेशन के लिए आते हैं। तो फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवा या ओवम। ओके, ज़्यादातर आप अगर ओवा लिखते हैं या ओवम लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर एक्चुअल में अगर आप जानना चाहते हैं क्या लिखना है तो आप ओवा भी लिख सकते हैं, एग लिख सकते हैं। ओके, ओवम तो बाद में आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सी जगह पर या फिर बहुत से स्कूलों में ओवम ही पढ़ाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। फॉर्म थ्रू आउट लाइफ, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक गैमेटोजेनेसिस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्पर्म हमेशा पूरी ज़िंदगी बनता रहता है, और इसकी फॉर्मेशन प्यूबर्टी के अराउंड स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी के बारे में आपको मालूम होगा व्हाट इज़ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, अराउंड 13 to 14 एज और 12 to 8, मतलब आपको इस बेसिक चीज़ें आपको ये मालूम होंगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। oogenesis अगर ना मालूम तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा या ओवम भी तो बता दिया, स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ 50 ईयर्स। मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर 50 ईयर्स की जब फीमेल हमारी रीच कर जाती है तो वहाँ पे उनका फॉर्मेशन जो उनके बॉडी में ओवम बन रहा होता है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जब oogenesis स्टॉप हो जाता है किस ईयर के अराउंड 50 ईयर्स यहाँ पे लिखा है, बट आप 45 to 55 ईयर्स कह सकते हैं। 45 to 55 ईयर्स मेनोपॉज स्टेज आपकी होती है। फॉर्मेशन स्टार्टेड एम्ब्रॉयनिक ऑफ फीटल लाइफ, यानी कि अगर बच्ची मतलब जब कोई फीमेल अपनी माँ के पेट में ही है तभी से वो एम्ब्रॉयनिक और फीटल लाइफ उसको बोलते हैं, मतलब जब पेट में ही है एम्ब्रॉयनिक, जब एम्ब्रियो से जब वो जनरेट हो रही है, और फीटल जब फीटस में, मदर के फीटस में, तभी ये फॉर्मेशन उसकी oogenesis से स्टार्ट हो जाती है। हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन हमारे दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस और ओवरी आता है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट, डेवलपमेंट, ये सब में मदद करते हैं। पेनिस, यूट्रस और बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। अब देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फर्टिलाइजेशन में हेल्प कैसे करता है, इम्प्लांटेशन में कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैसे मदद करता है, ट्रांसफ़र में कैसे मदद करता है, इस सब के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं। ये हमारा पूरा एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, अगर आप चाहें तो रोक के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा एक आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बेस पे हमको टेस्टिस मिलता है, और टेस्टिस ये सिंगुलर प्लूरल का खेल है, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल यानी जो चीज़ एक्सटर्नल इंटरनल तो आपको मालूम होगा, एक्सटर्नल यानी जो चीज़ अंदर हो, इंटरनल यानी बाहर की, नहीं इंटरनल यानी अंदर की चीज़ें और एक्सटर्नल यानी बाहर की चीज़ें। ओके, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया GENITALIA। ओके, external genitalia includes penis and scrotum because penis can be seen from outside and scrotum can also be seen because it is in the pouch and you can observe externally that particular thing. Okay, accessory gland की अगर हम बात करें तो accessory gland हमारा prostate, seminal vesicle और बल्बो यूरेथ्रल, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड एक ही चीज़ है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, सेमिनल वेसाइकल इन पेयर होता है, बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड हमारा पेयर में होता है। अब बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स की। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट्स वास डिफरेंस, वास एफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एपिडिडाइमस, ये आपको एक्सेसरी डक्ट और ये सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब हम इसका डायग्राम देखेंगे। ओके, तो हम इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब आप डायग्राम में देखिए, ये मैंने एक बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है। ये जो बाहर आप आउटलाइन देख रहे हैं, ये हमारा ये पाउच है जिसके अंदर हमारा स्क्रोटम, मतलब ये स्क्रोटम ही है, एक तरीके का पाउच है। ओके, ये हमारी टेस्टिस हो गई, ये जो बीच में, ये हमारा जो ऊपर से ऐसे ये हल्की सी कवरिंग है, ये एपिडिडाइमस है। और ये हमारी जो जा रही है, ये पीछे से जाती है, ठीक है। ये डायग्राम में इतना शो नहीं हो पा रहा था, बट ये पीछे से जाती है। ये हमारी है ये पूरी वास डिफरेंस। ओके, फिर ये वास डिफरेंस जब पीछे से सेमिनल वेसाइकल से मिलती है, और सेमिनल वेसाइकल से मिलने के बाद ये बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट। आप देख सकते हैं वास प्लस सेमिनल डक्ट मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी ये जो ऐसे में है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर इनके नीचे पेयर में हमारी होती हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, और ये फिर हमारा ये यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे ये हमारा यूरेथ्रा होता है। ये मैंने 2 बार सर्कल बना दिए, सर्कल एक्चुअल में ये लास्ट में है। ओके, तो ये हमारा यूरेथ्रल मियाटिस। तो आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं यूरेथ्रल मियाटिस, MEATUS। ओके, अगर क्लियरली किसी को ना दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं। और यूरेथ्रा हमारा यूरेनो जेनाइटल डक्ट कहलाता है, जिसमें से यूरिन और सीमेन दोनों हमारे पास होते हैं। ओके, अब बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस या टेस्टिस के। ओके, तो टेस्टिस क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़, इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ इसकी जो है कहते हैं विड्थ की अगर बात करें, यानी चौड़ाई की अगर बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर, और लेंथ इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर। तो आप याद करने की ट्रिक ये है कि 2 3 4 5, 1 को स्किप कर दिए और 2 3 4 5 आप ये याद कर लिए। और विड्थ और लेंथ का ध्यान रखिए कि पहले विड्थ और फिर बाद में लेंथ आएगी आपकी। ओके, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। शेप आपका अगर मैं बात करूं तो शेप ओवल होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पीछे हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ओवल शेप का है, ये हमारा ओवल शेप का है, ठीक है। तो शेप हम लोगों ने देख लिया कि शेप हमारा ओवल होता है। क्या करता है स्पर्म फॉर्मेशन में? अभी पढ़ा हम लोगों ने, जस्ट अभी पढ़ा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमीट्स एंड प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो गैमीट्स क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है, सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस रिलीज करने मतलब फॉर्म करने में मदद करता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, हैव कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया विच एक्ट एज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि टेस्टिस हैव अ कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियली ये एब्डोमिनल कैविटी में रहती है, यानी कि इनिशियल ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक फेज़। एम्ब्रॉयनिक फेज़ क्या होता है अभी बताया था। एम्ब्रॉयनिक फेज़ वो फेज़ जिसमें जो है कहते हैं जो बच्चा है जो एम्ब्रॉयनिक लाइफ में, यानी कि कहें तो एम्ब्रियो से अभी जनरेट हो रहा, पूरी तरीके से बना नहीं, पूरी तरीके से उसका फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है। ओके, तो एम्ब्रॉयनिक फेज़ में ये तो जो है कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट में, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाले रीजन में ही आपकी टेस्टिस होती है। लेकिन जैसे ही 7 मंथ प्रेगनेंसी के गुजर जाते हैं तो वो टेस्टिस उस बच्चे की एब्डोमिनल कैविटी से निकल कर स्क्रोटम में आ जाता है, जो कि मतलब स्क्रोटम हमारा आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है। आपको मालूम होगा इट इज़ अ स्ट्रक्चर अटैच टू द पेनिस एंड you all know about it. Okay, and I think many of you have studied this chapter, that's why I have started revision series also. Okay, scrotum allows them to release and form sperm as their temperature is lower about 2 to 3, कहीं कहीं पे आपका 2.5 to 3 दिया हुआ है, आप 2 to 3 ही आप याद रखिए, वो ज़्यादा बेटर है, फ्रॉम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दिस लो टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना, यानी जितना लो टेम्परेचर आपकी उसका होगा, यानी उस स्क्रोटम में होगा, वो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आपका टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा, उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वो स्पर्म फॉर्म कर पाएगा। तो जैसे मैंने बताया है
कि ये स्टार्टिंग में एब्डोमिनल कैविटी में रहती है एम्ब्रॉनिक फेज में। जैसे ही 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है कहते हैं रीच होती है, तो जो बॉय होता है, जो डेवलपिंग बॉय होता है, जो टेस्टिस उसकी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से यानी पेट के रीजन से बाहर आ जाती है स्क्रोटम में, और स्क्रोटम उनमें से उनको अलाउ करता है रिलीज़ करने के लिए और फॉर्म करने के लिए स्पर्म, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब मान ली 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये उसको रिक्वायर्ड वो मिल गया कि हम इसमें स्पर्म फॉर्म कर सकते हैं। तो लो टेम्परेचर एज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे ये पूछ सकता है, एजर्शन रीजन और इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस टाइम पर जो है कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस बाहर आती है स्क्रोटम में, तो 7 मंथ जब मदर प्रेगनेंसी को रीच करती है। ओके, अब बात करते हैं, हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस की। सो जिसको भी भाई इस फ्लो चार्ट और डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस हमारा क्या है, पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है। ओके, सो अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पर्म की। ये भी बहुत बेसिक डायग्राम है, हालांकि ये मैंने अपने लेक्चर से देखकर बनाया हुआ है, बहुत मुझे क्योंकि इजी लगा, दैट्स वाई मैंने इसको बना लिया। तो अभी मैंने आपको दिखाया था ये हमारा पूरा, मतलब अभी अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो, ये हमारा पूरा टेस्टिस का ये स्क्रोटम है। ओके, ये पाउच पूरा ये पूरा पाउच हो गया। ओके, और ये हमारा पूरा ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है। अब ये एपिडिडाइमस और टेस्टिस का ये पूरा एक क्रॉस सेक्शन है, इसको ऐसे कट करके जो है कहते हैं यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। ओके, सो एपिडिडाइमस में कुछ इस तरीके का कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेडी टेस्टिस को आप ऐसे शो कर सकते हैं, और ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ, 2 यहाँ, ये आपका वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, अभी इनके भी क्रॉस सेक्शन हमको देखने अभी बचे हैं। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो है कहते हैं एपिडिडाइमस हो गया, जो कि 6 मीटर्स का होता है। अब इसको फिट में आप कन्वर्ट करिएगा तो 20 फीट कॉइल हो जाएगा, यानी 6 मीटर का कॉइल या 20 फीट कॉइल, ऐसे आपको MCQs में दे सकता है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? लोब्यूल्स वर्ड जैसे ही आपके सामने आए तो आप समझिए कि टुकड़ा। अब टुकड़े से यानी कंपार्टमेंट्स, ओके, रूम्स, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, इस तरीके से आप उसको बुला सकते हैं कि ये टेस्टिस में कितने रूम्स होते हैं, टेस्टिस में लोब्यूल्स कितने होते हैं, कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं। तो 250 होते हैं टोटल। ओके, यहाँ पे तो डायग्राम में 250 दिखाना इम्पॉसिबल है। ओके, आप समझ रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ जितना दिखाया जा सकता है तो उतना दिखा दिया गया। और अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर, ये 2 ऐसे निकला हुआ है, ये यहाँ ऐसे निकला है, ये ऐसे निकला है, ये आपका क्या है? ये आपका रेटी टेस्टिस है। अब ये इसका क्या फंक्शन है, कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने जैसे ही अभी हमने क्रॉस सेक्शन किया टेस्टिस का, तो ये हमारा ये जो पूरा पोर्शन है ये एपिडिडाइमस हो गया, जिसमें जो कि एक 6 मीटर या 20 फीट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, मैच्योरेशन में मदद करता है, वो आगे अभी देखते हैं। ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ये जो है सॉरी, मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी, हाँ मैंने ये गलत बोल दी, ये आपका रेटी टेस्टिस है। ओके, ये आपका वास एफरेंशिया है, सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। सो फ्लो में था, इस वजह से हो गया, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमारे 250 होते हैं, और ये हमारे जो है ये चीज़ें ये है, ठीक है, ये हमारा वास एफरेंशिया होता है। देखिए लिखा भी हुआ है वास एफरेंशिया, ये बना हुआ है वास एफरेंशिया। 10 to 12 होते हैं नंबर में। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक कंपार्टमेंट में 1 to 3 होते हैं। अगर मान लिए आप कि वो हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 हैं, पता है हमको टोटल होते हैं। अब मान लिया हर किसी में 3 हैं, तो आप खुद सोचिए कि 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, आपको पता चल जाएगा 750 आई थिंक, हाँ 750 आएगा।
और तो 750 हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे अगर हर किसी में 3 है। आपको ऐसे MCQ में पूछ सकता है कि अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 हैं तो बताओ कितने होंगे, 2 हैं तो बताओ कितने होंगे, 3 हैं तो बताओ कितने होंगे। और अगर कह दे कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनमें 10 1 वाले हैं, 20 इतने वाले हैं, 3 इतने वाले हैं, तो अब बताओ क्या है। वो कैलकुलेट करने, वो आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम क्यों उसको जो है कहते हैं नेगलेक्ट करें। और ये जो हमारा एपिडिडाइमस है, इससे हमारी ये चीज़ अटैच होती है, ये है हमारा स्ट्रक्चर जो कहलाता है वास्ट डिफरेंस। आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं, ये हमारी एपिडिडाइमस हो गई, ये हमारा टेस्टिस हो गए। ओके, ये इसको हमने ऐसे काट दिया तो उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वगैरह, और यहाँ पे इतने हिस्से में हमें रेटी टेस्टिस दिख गई। ठीक है, ये हमारा वास्ट डिफरेंस निकल के गया है। अगर आप देखिए तो ये भी मैंने यहाँ पे भी डिनोट किया हुआ वास्ट डिफरेंस। ओके, दैट्स इट। सो पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करें तो अब देखिए, स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से हमारा ये जाली तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेटिटेस्टिस कहते हैं, इसमें जाता है। फिर रेटिटेस्टिस से पास होता है वास एफरेंशिया में, जो कि 10 से 12 ट्यूब्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं रेटिटेस्टिस से, जो ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। फिर एपिडिडाइमस में जाता है, फिर एपिडिडाइमस में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, फिर वहाँ से वास डिफरेंस में जाता है, फिर वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है। हाँ, वास डिफरेंस है, फिर सेमिनल वेसाइकल से मिलके, सेमिनल वेसाइकल वाली डक्ट से मिलके ये क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से आपका जो है कहते हैं यूरेथ्रा, देन आपका यूरेथ्रल मियाटिस, यानी ये सब यहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये आपका पाथवे ऑफ स्पर्म है। तो पाथवे ऑफ स्पर्म आपका SRVEVEUU, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मियाटिस। तो चलिए बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की। तो अभी मैंने आपको पीछे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ठीक है। ये हमारा इस तरीके कुछ होता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर आप डिनोट करने के लिए बना सकते हैं, बट इन एक्चुअल आपको फिर आगे ही पता चलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये इसका आपने क्रॉस सेक्शन किया, ठीक। तो मान लिए कि ये सेमिनिफरस का हम क्रॉस सेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमने लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, बट इट इज़ इन एक्चुअल इट इज़ नॉट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यानी एक हम टेस्टिकुलर लोब्यूल का हम उसको एक्सपैंड करके हम यहाँ पे जूम इन करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा, ये हमने ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमारा ये गोल सा स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हैं, ये गोल सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे 2 तरीके के सेल होते हैं। एक सर्टोली सेल होता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, जो न्यूट्रिशन में मदद करता है। दूसरा हमारा होता है ये जो छोटे छोटे से हैं, ये स्मॉल जो हमारे सर्टोली सेल्स के बीच में हैं, ये कहलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया यानी आप समझिए स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन मदद करता है, टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर होते हैं क्या है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो इंटायरली आपका रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, सो ये जो इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा सर्टोली सेल है, जिनको नर्व सेल भी कहते हैं हम, न्यूट्रिशन में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, और फिर हम कितना देखिए डीप लेवल में जा रहे हैं। पहले कि हमको ये पता चला कि हाँ, टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन एंड गैमीट्स। सो स्पर्म हमारा गैमीट है एक तरीके का, तो टेस्टिस हमारा फॉर्म उसमें मदद करता है। फिर हमको ये पता चला कि नहीं, टेस्टिस के अंदर हमारा होता है ये इस तरीके का सेक्शन होता है, फिर उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है। अब हमको ये पता चला कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर वो एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। तो आप देखिए कितने डीप लेवल में हम लोग जा रहे हैं, ठीक। फिर ये हमारे कुछ हमने ऐसे बना दिए, जैसे ये स्मॉल डॉट्स जो आप देख रहे हैं,
ये हमारे लीडिक सेल हो गए, जो बड़े बड़े इसे डॉट्स हो गए वो हमने इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल लिख दिए। हालांकि आपसे इस सेल के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, इस सेल के बारे में आपसे पूछेगा व्हाट इज लीडिक सेल, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लीडिक सेल। सो लीडिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस। यानी जो एंड्रोजेंस या मेल सेक्स हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा लीडिक सेल है, जो कि हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में भी पाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में नहीं देता है टेस्टिस तो आप सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपका ये जो हमने ऐसे डबल डैश बना दिए ये आपका ब्लड वेसल है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इनिशियली स्पर्मेटोगोनिया डू स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देन आफ्टर स्पर्म फॉर्म स्पर्म पुट देयर हेड पार्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंड सर्टोली सेल। सो पहले होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया यानी जो छोटे छोटे ये सेल हैं ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं माइटोसिस मियोसिस वगैरह प्रोसेस करके, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं, स्पर्म फॉर्म होता है। फिर बाद में फिर हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला सेल यानी कि स्पर्म सर्टोली सेल के पास जाता है, मतलब सर्टोली सेल में अपना हेड पार्ट स्पर्म अपना पुट करता है, फिर उसके बाद वहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव करता है सर्टोली सेल से, एक तरीके से चार्ज होता है। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में सिंपल आपको जानने की ज़रूरत है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में मदद करता है, और स्पर्मेटोगोनिया बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो सर्टोली सेल के बीच में पाए जाते हैं। सर्टोली सेल हमारा इलोंगेटेड होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। और अगर मैं बात करूं लीडिक सेल की, तो लीडिक सेल फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजेंस यानी मेल सेक्स हार्मोन में मदद करता है। ओके, मेल सेक्स हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करता है लीडिक सेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लीडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल है। बिकॉज इंटरस्टिशियल क्यों? क्योंकि ये खाली जगहों में आपका पाया जा रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल ऑल्सो। हालांकि मैं आपको एक्सेसरी डक्ट के बारे में चीज़ें बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी और फंक्शन वगैरह एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाए। सो मैं आपको डायग्राम अभी दिखाता। सो आप ये देखिए डायग्राम, ये आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आपके इससे अटैच्ड होते हैं। ठीक, ये रेटिटेस्टिस है, इससे अटैच होते हैं। रेटिटेस्टिस से ये वासेफरेंशिया के थ्रू कनेक्ट, मतलब वासेफरेंशिया फिर उसके आगे फर्दर उसमें काम करती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आपका रेटिटेस्टिस में जाता है, फिर रेटिटेस्टिस से आपका एपिडिडाइमस में जाता है थ्रू वास डिफरेंस। सो यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा है, रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यानी रेटिटेस्टिस जो है हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिसीव करता है और खुलता है कहाँ, वासेफरेंशिया में, और वो वासेफरेंशिया ट्रांसपोर्ट करती है एपिडिडाइमस से। अभी बताया कि 10 to 12 इन टोटल होता है। एपिडिडाइमस 6 मीटर या 20 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म में मदद करता है। और क्योंकि भाई कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो कुछ जगह मतलब उलझा हुआ है, ट्रैफिक मान ली ज़्यादा है, तो वो जो है कहते हैं टेम्परेरी स्टोरेज में भी काम करता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म और लोकेटेड पोस्टीरियर टू टेस्टिस। एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में आपको मालूम होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस अभी हम लोगों ने देखा जो एपिडिडाइमस, जैसे ये ऐसा हमारा था ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से एक ऐसे डग सी गई हुई थी, तो वो हमारा वास डिफरेंस था। वास डिफरेंस स्पर्म ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट एसेंड अपवर्ड्स एंड लूप्स ओवर। ये इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, बस एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया ये था ना कि जो आपका एपिडिडाइमस है वहाँ से डिफरेंस निकलती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप होकर सेमिनिफेरस की ट्यूब्यूल से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करती है और फिर आगे बढ़ती है तो यूरेथ्रा कहलाती है। फिर उसके बाद जो ये गोल से जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका यूरेथ्रल मियाटिस होता है। ये पूरा एक्सेसरी डक्ट्स का ही पार्ट है। और देख भी सकते हैं यहाँ पे वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एपिडिडाइमस। सो दिस इज़ ऑल। ओके,
सो आप ये पूरा आपका इंग्लिश में है, आप इसको अपना देख सकते हैं। यूरेथ्रा को यूरेनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। यूरेथ्रल मियाटिस में ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। वास्ट डिफरेंस और सेमिनिवेसाइकल की डक्ट से यूरेथ्रा में खुलता है, और वास्ट डिफरेंस आपका एपिडिडाइमा से इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप होकर जो है कि नीचे की तरफ जाता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सॉरी नॉट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, सेमिनल वेसाइकल की ट्यूब्यूल से जो है कहते हैं वो डक्ट से सेमिनल वेसाइकल की डक्ट से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। अब हमारा दो चीज़ बचती है, जैसे एक्सेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूँ, एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपका सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड आ जाता है। सेमिनल वेसाइकल आपका पेयर में होता है, पहले ही बता चुका हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका सिंगल होता है। काउपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी पेयर में होता है। सेमिनल वेसाइकल पोस्टीरियर होता है, अभी बताया कि वास्ट डिफरेंस पीछे से यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाती है और सेमिनल वेसाइकल के उससे मिल जाती है, तो भाई पीछे से जा रही है तो पीछे सेमिनल वेसाइकल भी होगा, तो लोकेटेड बिहाइंड या पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू, मेरी पेन अभी नहीं चल रही है, हाँ, टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा रिलीज़ करता है, और इनके सिक्रीशन में फ्रुक्टोस होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, PROSTAGLANDINS। हालांकि जल्दी किसी याद नहीं होती है, बट आप इसको याद कर लीजिएगा। और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है। अगर आप डायग्राम में फिर से देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे है, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर का ये पूरा स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर के ये नीचे जस्ट बिलो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पूरा ये सर्किल में होता है, और ये नीचे इससे जस्ट जुड़ी हुई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारी है। ओके, सो हमने देखा कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, 25 to 30% सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करती है, और इनके सिक्रीशन इन्वॉल्व्स कैल्शियम। प्रोस्टेट इज रिच इन कैल्शियम, सेमिनल वेसाइकल इज रिच इन फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉपर ग्लैंड इज रिच इन म्यूकस विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन और थोड़ा सा एसिडिक, क्योंकि लुब्रिकेशन क्योंकि फीमेल के जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है वहाँ वो थोड़ा एसिडिक नेचर का भी, वहाँ थोड़ा एसिड वगैरह भी रिलीज़ होते हैं, तो ये म्यूकस जब लुब्रिकेशन में मदद करता है तो उसको नलीफाई कर लेता है, न्यूट्रल कर लेता है, तो कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये आपका पूरा एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, कॉपर ग्लैंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। अब याद करने की ट्रिक आपका ये 3 चीज़, ये मेन चीज़ है आपको याद करना है, बाकी आप ये सीरियल वाइज में याद कर सकते हैं। 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा, ठीक, तो सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है सिक्रीट 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल सेम, तो वो कहें तो डोमिनेटिंग यानी 60 to 70% सिक्रीट कर रहा है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में आइए, 25 to 30% सेमिनल प्लाज्मा। फिर कॉपर्स ग्लैंड बहुत ही छोटा सा दिख रहा था आपको, तो 5 to 10% सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करता होगा। नहीं, हाँ, सेमिनल प्लाज्मा आपका ऐसे नहीं बनता, सेमिनल प्लाज्मा रिलीज़ करता है, ये ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट सेमिनल प्लाज्मा आपका ये तीनों के सिक्रीशन जब मिलते हैं, यानी फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम और म्यूकस जब मिलते हैं, तब ये टोटल आपका सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। तो तभी आपका सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है, मतलब सेमिनल प्लाज्मा का इतना % ये कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या है वो आप देख सकते हैं, मतलब मैंने बता दिया। सीमेन आपका सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म से मिलकर बनता है। सेमिनल प्लाज्मा एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, और ये आपका जो सीमेन होता है वाइट कलर लिक्विड स्टार्च होता है। लिक्विड डिस्चार्ज आई थिंक होगा, नॉट स्टार्च, हाँ इट्स डिस्चार्ज, आप चेक कर लीजिएगा, और मैं भी आपको कमेंट में चेक करके बता दूंगा।
आई थिंक वाइट कलर लिक्विड डिस्चार्ज ही है ये। एंड हमारा लास्ट टॉपिक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस होता है, स्क्रॉटम होता है, पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ जो हमने पीछे मिस की हुई है, उस डायग्राम की तरफ हम वापस चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं वहाँ हमने क्या चीज़ मिस की थी। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसको गौर से देखिए आप। ये हमारा जो ये तो हमारी ये पूरा पेनिस की, ये सॉरी नॉट दिस, ये आपका ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर, ये पूरा पेनिस कहलाता है। बट ये इनलार्ज पार्ट है, इसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इनलार्ज पार्ट। और दूसरी चीज़ ये कि ये हमने यहाँ पे डबल बना दिया, बट यहाँ पे होगा, ओके। तो और ये जो हमारे ये हल्का सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर ये हल्का सा दिख रहा है, ये हमारा होता है फोर स्किन या प्रेप्यूस बोलते हैं इसे। और ये जो इनलार्ज पार्ट है, ये जो चौड़ा सा ऐसे निकल के ऐसे बना हुआ है, ये हमारा ग्लैंस पेनिस कहलाता है। फिर से आप इसको डायग्राम को विजुलाइज कर सकते हैं, ओके। फोर स्किन और प्रेप्यूस इसके पास होता है, और इसमें एरेक्टाइल टिश्यू भी होता है पेनिस के पास, जिससे ये इरेक्ट भी होता है। और मेल इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। और स्क्रॉटम की अगर मैं बात करूं तो स्क्रॉटम आपका एक पाउच होता है जो एब्डोमेन के बाहर होता है, और ये 2.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 to 3 आप इसको मान के चलिए, टू टेस्टिस को प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। और स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है? स्पर्मेटोगोनिया, जो कहाँ प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, और टेस्टिकुलर लोब्यूल आपका टेस्टिस में के कंपार्टमेंट का एक हिस्सा है, ओके। आज यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में और काफ़ी डिफरेंस जानेंगे, A to Z प्रोसेस जानेंगे, और चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इससे मेरा भी रिवीजन हुआ, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन हुआ, और जो इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो मेरी नोट्स देखकर कॉपी कर सकते हैं, और मेरे लेक्चर को 2 बार सुन सकते हैं, या एक बार भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।